सेवा जोहार साथियों, मैं आशीष ककोड़िया सर्व आदिवासी समाज विकास समिति के इस मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। साथियों, आज का जो हमारा विषय है चर्चा करने के लिए वो है कि आदिवासी भाई आदिवासियों की नहीं सुनते। हमने अधिकतर देखा इस चीज़ों को कि और सुना भी कई लोगों से कि हमारे जो आदिवासी भाई हैं वो आदिवासियों की नहीं सुनते, दूसरे की ज़रूर सुनेंगे। तो इस पे हम थोड़ी सी चर्चा करना चाहेंगे कि हमने भी ये चीज़ें कई बार सुने और इस पर हमने कुछ निष्कर्ष निकाले हैं हमारी तरफ से कि आदिवासी भाई आखिर ऐसा क्या होता है कि आदिवासी की नहीं सुनता, दूसरों की सुनता है। दूसरों की में मतलब वो सेठ साहूकारों की सुनेगा, वो व्यापारियों की सुनेगा, वो गांव के पटेल लोगों की सुनेगा या गांव के मुकद्दम लोगों की सुनेगा, ताकि इसके पीछे का कारण क्या है, वो क्यों आप जैसे हमारे जैसे लोगों की सुनते नहीं हैं। भले हम उनको सही चीज़ बोलते हैं, हम उनको सही राह दिखाते हैं, तो भी वो हमारी नहीं सुनते। लेकिन यदि कोई दूसरा व्यक्ति आकर उनको बोल दे तो एक आवाज़ में एक बार में सुन लेगा और मानने भी लगेगा और करेगा भी। ऐसा क्यों? हम भी हमारे लोगों को भी गलत राय नहीं देते, परंतु वो लोग कभी सुनते नहीं। तो इसके पीछे हमने जो तथ्य पाया है कि वो तथ्य है कि जो अन्य लोग होते हैं जो आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं, हमारा समाज उसी की सुनता है। आप भी थोड़ा गौर करिएगा इस चीज़ को। आपके गांव में, आप शहर में रहते हैं, आप गांव में जहाँ भी आप लोग रहते हैं, यदि आप गांव में रहते हैं तो आपके गांव के पटेल होंगे सबसे धनवान व्यक्ति होता है। आपके गांव के जो व्यापारी वर्ग के लोग होंगे उनकी ज़रूर सुनेंगे। क्यों सुनते हैं? क्योंकि वो आर्थिक रूप से मजबूत है। उनके पास वो चीज़ है जो हर इंसान चाहता है और वो है धन, आर्थिक स्थिति मजबूत होना। तो इसके पीछे का यही कारण है जो हमारे निष्कर्ष में अभी तक हमने पाया है कि जो आर्थिक रूप से मजबूत होगा दुनिया उसकी सुनेगी। और ऐसा होता है और सुन भी रही है। आप भी देखते होंगे कि आज देश के बड़े बड़े जो व्यापारी हो या देश का अमीर व्यक्ति हो, उसकी शासन सत्ता सब सुनते हैं, पक्ष विपक्ष सब सुनते हैं। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि देश में किसकी सरकार है किसकी नहीं है। उसको ये पता है कि देश में जो भी सरकार रहेगी, जिसकी भी सत्ता रहेगी, वो हमारे बिना नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि देश चलाने के लिए, सरकार चलाने के लिए, सत्ता चलाने के लिए क्या लगता है? धन, पैसा, ये सब चीज़ें लगती हैं। तो हम यदि चाहते हैं कि हमारे लोग आगे बढ़ें और सुने, माने, और हम कई चीज़ों अपने हक अधिकार के लिए जो लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं वो अभी तक क्यों पूरी नहीं हो पा रही है? क्योंकि हमारा समाज जो है आर्थिक स्थिति से बहुत कमजोर है। हमारे समाज में आर्थिक स्थिति आप खुद देख रहे हैं, ठीक से रोजगार नहीं है, ठीक से कोई व्यापार नहीं है, बस एक मजदूरी है, थोड़ी बहुत भूमि जो कृषि है, लेकिन वो भी आप पता आदिवासी अधिकतर ऐसी भूमि और ऐसी जगह पे, ऐसी लोकेशंस पर रहते हैं जहाँ पर खेती भी आसान नहीं होती। साल में एक बार खेती होती। कई ऐसे क्षेत्र हैं कि साल में एक ही बार होती है, बारिश की फसल होती है, पानी की व्यवस्थाएं नहीं है। तो हमारी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। अब इसको सुधारने के लिए क्या करना चाहिए? हमारा ये कहना है कि आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए एक छोटे स्तर पर एक शुरुआत करनी चाहिए। और शुरुआत कैसी होनी चाहिए कि आप अपने ग्रामों में समूह बनाइए। छोटे छोटे समूह बनते हैं ना, पता होगा आपको, समूह बनते हैं, जनपद से समूह बनते हैं। तो जनपद के माध्यम से समूह बनवाइए, उसमें छोटे छोटे कार्य शुरू कीजिए। शुरुआती तौर पर छोटे छोटे रूप में कार्य करिए। थोड़ी राशि आप अपने पास से जोड़िए उस समूह के लिए, बाकी की कुछ राशि आपको शासन के द्वारा उपलब्ध करा दी जाएगी। और वहाँ पर आप देखिए कि आपके पास में कोई शासन की शासकीय भूमि हो जो बंजर पड़ी हो, उसको आप कलेक्ट्रेट के माध्यम से उसको लीज पे लीजिए। तो कुछ 49 साल के कुछ लीज पर आसानी से मिल जाएगी और बहुत कम रेट में मिलेगी। उसमें आप वृक्षारोपण करवाइए, आयुर्वेदिक दवाओं का लगाइए, जैसे ग्वार पाठा बोलते हैं जिसको, एलोवेरा, तुलसी। कुछ भूमि होती है जहाँ पर आप बांस का काम कर सकते हो, बांस लगाइए, बांस का भी बहुत अच्छा मार्केट है। और उसके अलावा यदि कुछ दूसरे ऐसे फलदार पौधे होते हैं जो आपके क्षेत्र में, जैसे आंवला वगैरह हो गया, ये चार के बीज हो जो होते हैं, चार का झाड़ होता है, महुआ का, यदि आपके क्षेत्र में महुआ की अत्यधिक मात्रा है और वो शासकीय भूमि, तो उसको लीज पे लेके आप महुए का काम भी कर सकते हैं। और भी ऐसी कई चीज़ें हैं।
आपकी यदि आपके यहाँ की भूमि रेतीली हो जिससे कुछ अच्छी चीज़ बन सकती है, जैसे कि रेतीली ईंट से कुछ ईंटें अच्छा काम शुरू कीजिए, लेकिन शुरू में धीरे धीरे करिए क्योंकि सीखना पड़ेगा पहले काम को। जैसे ही आप काम में सीखेंगे और जब आपका काम अच्छा होने लगेगा तो आपका व्यापार बढ़ने लगेगा। आपका व्यापार बढ़ने लगेगा तो आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी मजबूत होगी, और आपकी आर्थिक स्थिति आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। आप सिर्फ खेती के भरोसे या शासन के द्वारा जो भी थोड़ी बहुत चीज़ें मिल जा रही हैं, जैसे राशन वगैरह हो गया या और कोई भी अन्य चीज़ें थोड़ी बहुत मिल जाती हैं, तो उसके भरोसे आप आपका जीवन नहीं जीना है। आपको आगे के लिए भी सोचना, आगे के लिए विचार करना है कि हम अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत कैसे करें, क्योंकि देश में उसी की सुनी जाएगी जो आर्थिक रूप से मजबूत होगा, और आर्थिक रूप से हमको मजबूत होना बहुत जरूरी है। जब तक आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होंगे, हमारे आने वाले पीढ़ी का कोई भविष्य नहीं है। तो थोड़ा सा कष्ट अभी उठाइए, थोड़ा सा त्याग अभी कीजिए, थोड़ी सी मेहनत कीजिए, हार मत मानिए, सफलता जरूर मिलेगी आपको। ये मेरा विश्वास है कि सफलता एक दिन जरूर मिलेगी, बस मेहनत और प्रयास करने की ज़रूरत है। ईमानदारी 100% रखिएगा, अपने काम में किसी प्रकार की लापरवाही मत करिए, आपको जो भी सफलता अवश्य मिलेगी। क्योंकि आने वाली पीढ़ी जो है उसको यदि हमको अच्छा एजुकेशन देना है, तो अच्छा एजुकेशन कहाँ पर मिलता है? अच्छे स्कूलों में मिलता है, अच्छे कॉलेजों में मिलता है। और अच्छे कॉलेजों में पता है ना, फीस बहुत हैवी लगती है, बहुत ज़्यादा फीस लगती है, महंगे होते हैं वो कॉलेज वो स्कूल, पर अच्छा एजुकेशन वहीं मिलता है। बाकी शासकीय स्कूलों की स्थिति आप देख चुके हैं, शासकीय कॉलेजों की स्थिति आप देख चुके हैं, वहाँ पर सिर्फ नाम मात्र के लिए होता है, वहाँ से कभी अच्छा एजुकेशन नहीं मिल पाता हमारे लोगों को। यह विशेष तौर पर हमने इस चीज़ को देखा है। तो अपने आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत बनाइए। आपको उदाहरण के लिए बात बताता हूँ। अभी कुछ 2 वर्ष, शायद 2 वर्ष पुरानी बात है, मुझे ठीक से याद नहीं है। आपके झारखंड में शिखरजी पर्वत था, जैन लोगों का जो तीर्थ स्थल है, वहाँ पर झारखंड की सरकार ने उसे पर्यटक स्थल घोषित करा था। जैसे ही झारखंड सरकार ने उसको पर्यटक स्थल घोषित किया, तो समूचा जैन समुदाय, जो जैन धर्म के जैन समुदाय के समस्त लोगों ने एकत्रित होकर इस पर चर्चा की कि जिस पर्वत पर हम नंगे पैर चढ़ते हैं, जिस पर्वत को हम बहुत पवित्र मानते हैं, उस पर्वत को यदि एक ऐसी जगह घोषित कर दी जाए, पर्यटक स्थल घोषित कर दिया जाए, तो वहाँ पर सभी लोगों का आना जाना, जो वहाँ होटलें बनेंगी, वहाँ दुकानें खुलेंगी, वहाँ पर सब चप्पलें पहन के जाएंगे, इस टाइप के, मतलब वो उसकी जो पवित्रता है वो खराब हो जाएगी, पवित्रता खत्म हो जाएगी। तो उस चीज़ को लेकर जैन मुनि जो होते हैं, उन्होंने आह्वान किया कि यदि भारत सरकार इस फैसले में किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं करती है, तो समूचा जैन समुदाय भारत सरकार को किसी भी प्रकार से टैक्स नहीं भरेगा। और जिस दिन ये घोषणा हुई थी, तो हमारे एक मित्र हैं, हम उनके पास काम से गए थे, तो वहीं पर बैठे थे, तो उन्होंने बताया कि भैया, कुछ काम करवाने गए थे हम लोग, तो उन्होंने यही बोला कि भैया, बोले आप आज जो काम आपका आज के आज करवा लो, बोले कल से हमारा बंद है। तो हमने कहा बंद है, ठीक है, एक दिन नहीं भैया, बोले 2 दिन के लिए बंद होगा, लेकिन 2 दिन में हमारा जो फैसला है आप देखिएगा कि भारत सरकार इस फैसले को निरस्त करेगी। मैं चौंक गया, ये व्यक्ति इतने विश्वास के साथ कैसे कह रहा है कि भारत सरकार इस फैसले को रद्द कर देगी। तो मैंने उससे पूछा, भैया आप इतने विश्वास से कैसे कह रहे हो कि झारखंड सरकार ने जो फैसला दिया उसमें केंद्र सरकार हस्तक्षेप करते हुए उस फैसले को रद्द करेगी। तो उसने मुझे एक बहुत अच्छी बात बताया, और मेरे हिसाब से आपको वो सुनना भी चाहिए, और जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और वो बात ये है कि उसने मुझे बताया कि भैया, देश में हमारी जो जनसंख्या है वो मात्र 1% है, 1%, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था में हम 60% की हिस्सेदारी, हमारी 60% की हिस्सेदारी देश की अर्थव्यवस्था में। यानी यदि किसी चीज़ को चलाने के लिए 100 रुपये की आवश्यकता पड़ती है, तो उसमें से 100 रुपये में से 60 रुपये तो सिर्फ जैन समुदाय देता है। अब ऐसी स्थिति में भारत सरकार ने एक ही दिन में उनकी बातों को मान लिया। क्यों माना? जिसकी इस देश के अंदर 1% जनसंख्या है, वो अपने फैसले को एक रात में या बोले एक दिन में मनवा ली,
और हमारी जो जनसंख्या देश में 8% से तो ऊपर ही है ना, 8% से ऊपर हमारी जनसंख्या। लेकिन हमारी हम 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची, पैसा एक्ट, ऐसे कई चीज़ अभी तक लागू नहीं करवा पा रहे। मध्य प्रदेश में तभी अभी लागू हो गया है, पर 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची जिसकी हमारी लड़ाई चल रही है वो तो अभी तक लागू ही नहीं हुई है। क्यों नहीं करवा पा रहे? कितने आंदोलन, कितने धरना प्रदर्शन, सब कुछ हो रहा है। और अगर इन्हीं जैन समुदाय के अगर हम होते कि हमारी जो 8% के लगभग हमारी जो देश में आदिवासियों की जनसंख्या, और ये आदिवासी उतने ही सक्षम होते और उतने आर्थिक से मजबूत होते, तो आपको क्या लगता है जैसे 5वीं 6ठी अनुसूची अब तक लागू होती या नहीं होती? इसका आप जवाब जरूर दीजिएगा मुझे कमेंट में, इसका जवाब जरूर दीजिएगा। यदि हमारी आर्थिक व्यवस्था इस जैन समुदाय के बराबर अच्छी मजबूत होती तो 5वीं 6ठी अनुसूची अभी तक हमारे देश में लागू हुई होती या नहीं होती, आप जरूर बताइएगा। तो एक छोटी सा सार था मेरा कि इस चीज़ को समझिए, बाकी चीज़ तो ठीक है लेकिन इस चीज़ जरूर समझिए कि जब तक आर्थिक रूप से हमारा समुदाय मजबूत नहीं होगा, आने वाले समय में हमारे जो हक अधिकार जो अभी तक मिल भी रहे हैं थोड़े, तो वो भी खत्म होने के कगार पे आ जाएंगे। धीरे धीरे कहीं ना कहीं नियम बनाते बनाते हुए, अब बोलते हैं ना, कान इधर से नहीं पकड़ा रहा तो इधर से पकड़ लो। मतलब ये कि अगर वो चीज़ को आपको छुपाना है तो उसका या तो कोई चीज़ खड़ी कर दो या सामने से पर्दा लगा दो, वो चीज़ छुप जाएगी। तो वैसे हम सीधे सीधे हमारे अधिकार नहीं छीन सकते, तो जैसे प्राइवेटाइजेशन होता है, निजीकरण करके ले लो। अब निजीकरण में हम भी क्या कर सकते हैं, क्योंकि आप संवैधानिक आप हक भी लेके जाओगे तो वहाँ भी साफ लिखा कि शासकीय संस्थाओं में आपको आपका हक मिलेगा, पर निजी संस्थाओं में थोड़ी ना मिलेगा। निजी संस्था का मालिक होता है और उसका मालिक कौन होता है? कोई एक व्यक्ति। और शासकीय संस्था का मालिक कौन होता है? सब होते हैं मालिक। इस देश का हर एक व्यक्ति उसका मालिक। शासन सरकार में जो हिस्सेदारी, वो जो व्यक्ति वोट डालता है वो सब उसके हिस्सेदार हैं। वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, वो पब्लिक की चीज़ है। तो ये सब चीज़ें हैं, इन पे विचार मंथन करिए और अपने लोगों को बताइए कि अपने आप को आर्थिक स्थिति से मजबूत बनाइए, क्योंकि जब तक धन नहीं, जब तक बल नहीं, और बल नहीं तो सब कुछ खत्म। तो बस मेरा आप लोगों से यही निवेदन था कि आप इस बातों को ज़रूर सबसे शेयर भी करें, क्योंकि हम लोग इस माध्यम से कभी चर्चाएं नहीं करते कि हमने एक बहुत बड़ी सभा बुला ली है जिसमें 100, 200, 1000, 500 लोग आ रहे हैं या 5000 लोग आ रहे हैं। नहीं, हमारा मानना है कि हम लोगों तक अपनी बातें उनके घर जा जाकर, या मतलब घर जा जाकर मतलब कि उनके घर में, गांव में जाए। जैसे रहता ना कि स्कूल में कमरा एक होता है, बच्चे 10, 20, 25, 40 तक होते हैं, वो शिक्षक एक रहता है, तो उतने बच्चे उसको गौर से सुनते हैं और समझते हैं, सीखते हैं। और वही टीचर यदि 1000 स्टूडेंट को एक साथ पढ़ाएगा तो 1000 में से कई स्टूडेंट को समझ में ही नहीं आएगा, और कुछ लोग समझना ही नहीं चाहेंगे और कुछ लोगों पर ध्यान ही नहीं रहेगा। पर गिनती के 40 बच्चे रहेंगे तो टीचर का हर एक के ऊपर नज़र रहेगी, और जितने भी बच्चे हैं, जितने भी छात्र हैं, उनकी पूरी, उनके जो प्रोफेसर हैं या सर हैं, अध्यापक हैं, उनके ऊपर पूरी नज़र बनी रहेगी। और जो कांटेक्ट है दोनों का, आदान प्रदान का, ज्ञान का, वो बराबर चलता रहेगा। तो हम उसी चीज़ को फॉलो करते हैं, उसी के बेस पर काम करते हैं अधिकतर, कि हम ग्राम ग्राम जाकर 20-25 लोगों को इकट्ठा करके उनके बीच अपनी बात रख के उनको समझाने में विश्वास रखते हैं। बड़ी सभाएं को आयोजित करके वहाँ पर बात बोल के इन चीज़ों में हम विश्वास नहीं करते, क्योंकि आपने भी देखे होंगे कई सभाएं बड़ी बड़ी होती हैं जिसमें बहुत काम की बात होती हैं, परंतु उसकी स्थिति आप देखें, हम वहाँ जाते क्यों हैं कि कुछ अच्छा लोगों को पता है। परंतु जब उस भीड़ में आप देखना कि जब हजारों की संख्या में लोग आते हैं, तो उसमें पीछे के लाइन को जरूर आप ऑब्जर्व करिएगा। उनका ध्यान कहीं होता है, वो कहीं और बातें करते रहते हैं, किसी और चर्चा में लगे रहते हैं। आप क्या बोल रहे हो उनको उससे कोई लेना देना नहीं। तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आगे के जो 150 लोग जो हैं, जो आगे बैठे हैं, वही आपकी बातों को बहुत गौर से सुनेंगे, उसके पीछे वाले नहीं सुनते। तो हम इस पद्धति पे काम करते हैं। बाकी अगली कड़ी में मैं और नई बातें आपके बीच में लेके आऊँगा। अभी के लिए आप सभी को जय सेवा, जय जोहार, जय गोंडवाना, जय भीम।